हे एवरीवन, सीबीएसई कक्षा 6 हिंदी मल्हार पार्ट 1 मातृभूमि चैप्टर का नाम है। इसके हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन को कवर कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इन क्वेश्चन आंसर को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे वो क्वेश्चन है कि मिलान करें। तो यहाँ पर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर आप जोड़िए। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं वो है, पहली है कि यह जन्मभूमि, यह मातृभूमि। तो इसका मिलान किसके साथ होगा स्टूडेंट्स? इसका साथ होगा कि यहाँ की मैंने इस भूमि में जन्म भी लिया है और जिसकी वजह से ये जो भूमि है मेरी, ये मातृभूमि है। तो इसका मिलान जो है इसके साथ हो। तो दूसरा है चिड़िया चहक रही हैं हूँ मस्त झाड़ियों में। तो इसका मिलान नंबर 3 से हो जाएगा कि वहाँ की जलवायु इतनी सुखदाई है कि सभी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता के गीत गा रही हैं चिड़ियाएँ और झूम रही हैं। और जो तीसरा है, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है। तो इसका जो मिलान होगा वो ये होगा कि यहाँ आम के घने उद्यान है यानी कि बाग है, जिसमें कोयल आदि जो अनेक पक्षी हैं, चिड़ियाँ हैं, वो चहचहा रही हैं, कोयल पुकार रही है अपनी मधुर आवाज़ में। तो थर्ड नंबर का जो मिलान है वो 1 नंबर से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुमान से या कल्पना से, कि आप अनुमान लगा सकते हैं या अपनी कल्पना को दिखा सकते हैं। तो अपने समूह से मिलकर चर्चा कीजिए कि अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है। तो यहाँ पर कोयल क्यों पुकार रही होगी और किसे पुकार रही होगी और कैसे पुकार रही होगी? तो आप बता सकते हैं अपनी कल्पना के द्वारा कि कोयल क्यों पुकार रही है, किसे पुकार रही है और कैसे पुकार रही है। तो उत्तर होगा कि कोयल वसंत ऋतु में आम के बगीचे यानी कि अमराइयों में अपनी मधुर आवाज़ में गाती है। घने पेड़ों पर गाना जो होता है वो कोयल का स्वभाव माना जाता है। कोयल अपने साथियों को बुलाने के लिए सुरीली आवाज़ में कुहू कुहू की ध्वनि में पुकार रही होगी। तो हमें तो अपनी कल्पना से यही लगा कि कोयल क्यों पुकार रही है। तो कोयल जो है अपनी मधुर आवाज़ में गाती है क्योंकि ये उसका स्वभाव है, इसलिए वो पुकार रही है। किसे पुकार रही है? तो अपने साथियों को बुलाने की आवाज़ में उसको बुला रही है अपने साथियों को कुहू कुहू कहकर। और कैसे पुकार रही है? तो कोयल की आवाज़ जो होती है कुहू कुहू होती है। तो कुहू कुहू की ध्वनि में वो उसे पुकार रही हैं। तो इस प्रकार से हमने अपनी कल्पना की शक्ति से बताया कि कोयल क्यों पुकारती है, क्योंकि उसका स्वभाव है। किसे पुकारती है? अपने साथियों को। कैसे पुकारती है? कुहू कुहू की आवाज़ से पुकारती है। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है कि बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। तो पवन किसका तन मन संवारती है और वह ये कैसे करती है? तो आप बताइए। तो उत्तर होगा कि मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंधित हवा होती है वो सभी जीवों को, विशेषकर मनुष्य के तन मन को ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करती है। यह शीतल और सुगंधित हवा शरीर को ठंडक देती है और मन को प्रसन्नता से भर देती है, जिससे व्यक्ति तरोताज़ा महसूस करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप गर्मी से परेशान होते हो और जैसे ही आपको कूलर की ठंडी हवा या पंखे की ठंडी हवा मिल जाए तो आपका मन एकदम से प्रसन्न हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे अब सांस में सांस आई, या जैसे अब बिल्कुल जाने लगे थे, अब जीवन में कुछ रंग आ गए। तो इस तरीके से मलय पर्वत की जो हवा है वो मनुष्यों के तन मन को संवारती है। क्योंकि उनको वो कैसे करती है? ये सब वो करती है ऐसे कि उनको ताजगी देती है, स्फूर्ति देती है। शीतल हवा होती है, ठंडी हवा होती है, जिससे कि व्यक्ति बहुत ही आनंदित महसूस करता है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है शब्दों के रूप। तो नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश या अपने टीचर या अपने साथियों की सहायता भी आप ले सकते हैं। तो नीचे दी गई पंक्तियों को आप जरा ध्यान से पढ़िए कि जगमग छटा निराली
पग पग ठहर रही है। अब इन पंक्तियों में जो पग शब्द है वो 2 बार आया है कि पग पग ठहर रही है, और 2 बार आने का अर्थ क्या होता है, वो है कि हर पग यानी कि हर कदम। तो कहने का मतलब है कि जब छटा जो निराली है वो जगमगाती है तो वो अपने हर कदम पर ठहर जाती है। तो इसी तरीके से कविता में कुछ जोड़े जो है नीचे दिए गए हैं, तो आपको उनके अर्थ को लिखना है। तो जोड़े क्या हैं, घर घर, फिर है बाल बाल, फिर है सांस सांस, फिर है देश देश, फिर है पर्वत पर्वत। तो इस तरीके से आपने इन जोड़ों का मतलब बताना है, और साथ ही उनको थोड़ा सा आप समझा के बताइए कि आखिर ये 2 बार जो शब्द आते हैं तो इनका क्या मतलब होता है। जैसे कि पग पग का इन्होंने उदाहरण हमारे सामने रखा, तो आंसर होगा कि घर घर। घर घर का मतलब होगा कि हर घर यानी कि प्रत्येक घर। अब हो गया बाल बाल। बाल बाल का मतलब होता है मुश्किल से, यानी कह देते हैं ना हम कि हो हम तो बस बाल बाल बचे। तो बाल बाल बचे यानी कि बड़ी मुश्किल से बचे, बिल्कुल एक एलओसी पे आके, यानी कि बिल्कुल एक खतरे की लाइन आ चुकी थी और हम बहुत मुश्किल से बचे। ऐसे ही सांस सांस यानी कि हर सांस में हम अपनी प्रत्येक सांस में भगवान का नाम लेते हैं। फिर ऐसे ही है देश देश, यानी कि प्रत्येक देश में, दुनिया में जितने भी देश हैं यहाँ पर सभी देशों की बात हो रही है। फिर है पर्वत पर्वत, यानी कि हर पर्वत या प्रत्येक पर्वत। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो बादल हैं वो पर्वत पर्वत घूमते हैं, यानी कि बादल जो है हर पर्वत पर या प्रत्येक पर्वत पर विचरण करते हैं। तो इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट है वो है कि वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। तो कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। जैसे कि भूमि में युद्ध जोड़ा तो युद्ध भूमि, भूमि में बुद्ध जोड़ा तो बुद्ध भूमि, भूमि में मातृ जोड़ा तो मातृभूमि, और भूमि में जन्म जोड़ा तो जन्म भूमि। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए, और किन शब्दों पर आपने अर्थ पता करने हैं, शब्द नए बनाने हैं, उनका संकेत दिया गया है। जैसे कि तप हो गया, देव हो गया, भारत, जन, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल, यज्ञ, रंग, रण, सिद्ध आदि। तो ये जितने भी जो यहाँ पर दिए गए हैं शब्द, तो आपको इनके आधार पर कुछ वाक्य बनाने हैं और उनका अर्थ भी बताना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके आंसर को। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी आंसर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आंसर को। तो सबसे पहले कर्तव्य भूमि, कि वह स्थान जहाँ कर्तव्यों का पालन किया जाता है उसे कर्तव्य भूमि कहा जाता है। फिर है मरुभूमि, कि रेगिस्तान, जैसे कि थार या मरुभूमि रेगिस्तान, मरुस्थल को हम लोग मरुभूमि कहते हैं जहाँ रेत ही रेत होती है। फिर है मलय भूमि, कि मलय पर्वत का वो क्षेत्र दक्षिण भारत का एक हिस्सा, उसे मलय भूमि कहा जाता है। फिर है मल्ल भूमि, मल्ल भूमि को तो वैसे भी युद्ध भूमि कहा जाता है। जो मल्ल योद्धा होते हैं, जो पहलवान होते हैं, उनकी भूमि को मल्ल भूमि कहा जाता है। फिर है यज्ञ भूमि, कि वह स्थान जहाँ पर यज्ञ किया जाता है। फिर है रंग भूमि, रंग भूमि मतलब नाटक या प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान होता है, या रंगमंच को हम रंग भूमि कह देते हैं जहाँ स्टेज लगाया जाता है, कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। फिर है रणभूमि, युद्ध का मैदान होता है जहाँ युद्ध होता है। और फिर है शुद्ध भूमि, वह स्थान जहाँ पर सिद्ध पुरुषों ने साधना की हो और जहाँ तपस्या करके उन्होंने अपने भगवान की प्राप्ति की हो, उसे कहा जाता है सिद्ध भूमि। तो अब नेक्स्ट प्रश्न है कि थोड़ा सा भिन्न लेकिन थोड़ा सा समान। तो नीचे दी गई पंक्तियों को आप पढ़िए कि जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। तो दया और दिया में केवल एक मात्रा का ही तो अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का पूरा अर्थ बदल गया। दया का मतलब होता है किसी पर दया करना, करुणा करनी, और दिया का मतलब होता है कि जलता हुआ दिया जो लोगों को अंधकार में प्रकाश की किरणें देता है, उनको रास्ता दिखाता है। तो एक ई की मात्रा से दोनों ही शब्दों का जो पूरा अंतर बदल गया। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाएं जिसमें केवल एक मात्रा का अंतर ही हो, लेकिन उसका मीनिंग बदल जाए, जैसे कि घड़ा और जैसे कि घड़ी। तो बढ़ते हैं हम अपने इसके उत्तर की तरफ।
तो उत्तर होगा चांद और चांदी। यहाँ पर ई की मात्रा का फर्क है। चांद का मतलब चंदा, चांदी का मतलब एक धातु। फिर है घट और घाट। घट का मतलब होता है कि घड़ा, और घाट का मतलब होता है नदियों का घाट। फिर है चना और चीन। चना जो है एक अन्न का नाम है और चीन एक देश का नाम है। फिर है मेला और मेला। मेला का मतलब होता है कि कोई ऐसा उत्सव, कोई ऐसी जगह जहाँ पर लोग मनोरंजन के लिए एकत्रित हो। और मेला का मतलब होता है गंदा। फिर है दान और दिन। दान का मतलब होता है दान देना और दिन का मतलब होता है दिन। दिन और दीन, तो यहाँ पर दिन का मतलब है दिन से और दीन का मतलब है यहाँ पर गरीब व्यक्ति से। फिर आता है मैला और मैला, ये 2 बार आ गए हैं शब्द। इसके बाद अगले पे चलते हैं कि अन्न और अन्य। तो अन्न का मतलब होता है खाद्य, जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, ग्रेन्स जिसको हम कहते हैं। और अन्य का मतलब होता है कि कोई दूसरा चीज़ या कोई दूसरा व्यक्ति। फिर होता है फल और फूल। यहाँ पर भी एक मात्रा का फर्क है। फल का मतलब खाने वाले फल, फूल का मतलब होता है फूल जो पेड़ों पर उगते हैं, पौधों पर। और तो और में भी एक मात्रा का फ़र्क है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स, बहुत सारे शब्द होते हैं कि जब उसमें एक मात्रा की वजह से बहुत ज़्यादा अंतर उसके मीनिंग में आ जाता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए, ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।